हाय गाइस, आई एम ईशित पांडे और आज का वीडियो है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है। रशिया यूक्रेन वॉर 27 फरवरी 2014 में शुरू हुई थी क्योंकि उस ज़माने में विक्टर यानुकोविच ने रशियन इकोनॉमिक रशियन इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। यानी यानी यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का एम था कि विक्टर यानुकोविच से यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, लेकिन उन्होंने रशिया के इकोनॉमिक यूनियन के साथ ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था और इससे यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को बुरा लग गया और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो विक्टर यानुकोविच यानी यूक्रेन के तब के प्रेसिडेंट को अपने हाथ पे नचा सके। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट पे प्रोटेस्ट शुरू किया। इस प्रोटेस्ट में कम से कम 300 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए, यानी कई सारे सिविलियंस मारे गए। उसकी वजह से विक्टर यानुकोविच को स्टेप डाउन करना पड़ा और फिर पेट्रो पोरोशेंको को नया प्रेसिडेंट बनाया गया यूक्रेन का। और अपनी जान बचाने के लिए विक्टर यानुकोविच को रशिया भागना पड़ गया। लेकिन अभी भी रशिया का यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में और ज़्यादा कंट्रोल था क्योंकि यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में रशियंस मेजॉरिटी में थे और वेस्टर्न पार्ट वेस्ट के पास था। और इसके साथ साथ में पेट्रो पोरोशेंको ने यूरोप को खुश करने के चक्कर में अपने ओल्ड और फ्रेंडली नेबर रशिया से दुश्मनी लेना चालू कर दिया। यानी इसका सबसे पहला उदाहरण था रशिया गैस पाइपलाइन, जो कि सोवियत एरा के पाइपलाइन से बने थे, जो कि चीपर कॉस्ट में गैस सप्लाई करते हैं। और रशिया पिछले 3 साल से 150 बिलियन यूएस डॉलर्स पे कर रहा है रेंट के लिए। और इसके बाद 2018 में या 2016 में, मान लीजिए 2018, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की नए प्रेसिडेंट बने यूक्रेन के। और उसमें यूक्रेन ने ये डिमांड किया था कि उन्हें रशियन गैस पाइपलाइन की 51% ओनरशिप चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि यूक्रेन को 51% की ओनरशिप चाहिए थी गैस पाइपलाइन की, तो रशिया ने इसको अवॉइड करने के लिए यूक्रेन को गैस यानी जो गैस और तेल के बिल्स को इंपोर्ट करने के बिल्स दे दिए। और उसकी वजह से रिश्ते एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुके थे। लेकिन रशिया यूक्रेन के रिलेशंस में फाइनल ब्लो 9 जुलाई 2016 को आया था, जब नेटो ने ये डिसाइड किया था कि वो यूक्रेन को नेटो में ऐड करेंगे। और रशिया ने इस बात की धमकी भी दी थी कि अगर यूक्रेन ज्वाइन किया तो वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देगा। लेकिन वेस्ट नहीं माना। उसके बदले में नेटो ने यूक्रेन को ऐड कर लिया। इसके बाद फिर रशिया ने क्रीमिया पे इन्वेजन शुरू कर दिया 2014 में, मार्च 2014 को, और क्रीमिया को पूरा इन्वेड अपने अंडर में ले लिया। फिर वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया कि कितने लोग एग्रीड हैं कि क्रीमिया को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया जाए और उसे रशिया के पार्ट में रखा जाए। तब 97.3% लोगों ने रशिया के साथ ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन तब भी यूएन ने नहीं माना। यानी जब तक कोई उस स्टेट कोई ऑब्जर्वर ना हो तब तक उसे एज एन इन्वेजनिंग कंट्री को कह के क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, और वो हुआ भी। और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया और इसके बदले में चाइना ने रशिया की मदद की थी। उस समय के प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग और तब के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे। तो चाइना ने रशिया को इकोनॉमिकली मदद करने के लिए ट्रेड पार्टनरशिप में हाथ बढ़ाया ताकि हो सके
अगर रशिया का तेल ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, चाइना उसे अबंडेंटली खरीदता रहेगा जिससे रशिया को प्रॉफिट मिले। और उसके बाद से लेके आज तक ये रशिया यूक्रेन वॉर आज तक चल रही है। लेकिन ये जो था रशिया यूक्रेन वॉर, इसका लेटेस्ट तब हुआ जब 24 फरवरी 2022 को रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि उससे पहले बीजिंग में ओलंपिक्स चल रहे थे, यानी 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी को बीजिंग में ओलंपिक्स चल रहे थे। और चाइना नहीं चाहता था कि कोई इंटरनेशनल कयास हो, इसलिए उन्होंने रशियन अथॉरिटीज़ को कह दिया था कि यूक्रेन पे अटैक मत करो जब तक ओलंपिक्स ख़त्म ना हो जाए। और जब बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म हो गया तो उसके जस्ट 4 दिन बाद 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पे सीधा रशिया ने अटैक लॉन्च कर दिया। और इस अटैक में कम से कम बहुत सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स सब मारे गए। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा अटैक था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो होना था वो हुआ। और उसके बाद से लेकर आज तक, यानी ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक का सबसे मैसिव अटैक था जो मिसाइल से किया गया। अब वॉर को भी 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस होती रही, यूक्रेन की आर्मी की कैजुअल्टीज़ बढ़ती जा रही हैं और रशिया की भी बढ़ती जा रही है। लेकिन रशिया को इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो अपना तेल बेच रहा है। अब आपको मैं ज़रा इसके इम्प्लीकेशन बताता हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर जो 2024 यानी 2022 में शुरू हुआ 24 फरवरी को, तभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन इसके उल्टा इनमें क्राइसिस होनी शुरू हो गई। आज की तारीख में ग्लोबल फूड क्राइसिस चल रही है, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रही है, इन्फ्लेशन एकदम पीक पे है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि कई सारे एनर्जी कंपनीज़ को लॉसेस हो रहे हैं, वेपन कंपनीज़ को घाटा हो रहा है। वेपन कंपनीज़ को घाटा नहीं हो रहा है, ऑयल कंपनीज़ को घाटा हो रहा है। इसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, पूरा यूरोप एकदम ऐसा आ रहा है जैसे कि वो गड्ढा खोद के अपनी इकोनॉमी भी खोद चुके हैं। और आज की तारीख में वो एकदम एक रिसेशन पॉइंट पे आ चुका है। रशिया को बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। रशिया से हम तेल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए वो आज तक बच पा रहा है। ये तो अगर नहीं खरीद पाते तो नहीं, तो आज की तारीख में हमारे भी यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वो हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, उसकी वजह से आज तक हम बच पा रहे हैं। सो मेरा यही पॉइंट है कि वॉर हमेशा इंसान की फीलिंग्स को मार देता है। और आप जानते भी हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो कितने लोगों का ख़ानदान उजड़ गया, कितनी कैजुअल्टी हुई सिविलियंस की, मिलिट्री की हुई। सो मेरा भी यही है पॉइंट कि जल्द से जल्द वॉर ख़त्म हो जाए और यूक्रेन और रशिया के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हो जाए और ये वॉर ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, रशिया को ज़्यादा हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना यूक्रेन को हो रहा है। तो मेरी आशा यही है कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए। धन्यवाद। और इससे पहले बता दूं कि ये वॉर 11 साल से चली आ रही है। लेटेस्ट अटैक मिसाइल से 24 फरवरी 2022 में हुआ था। सो मेरी आशंका यही है कि वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए। इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।